हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आप सभी कैसे हैं? तो आज हम आपको लेके चल रहे हैं, जैसा कि आपको हम पढ़ा रहे थे सीडीपी का। तो आप सभी कैसे हैं? सीडीपी का जैसे कि हम क्वेश्चन आंसर लेके चल रहे थे, तो चलिए आज हम ये देखते हैं सीडीपी का। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप सभी। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 में है, निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? ऑप्शन नंबर 1 है समावेशी शिक्षा, 2 है पृथक्करण, 3 है मुख्य धारा शिक्षण, 4 है एकीकृत शिक्षा। तो आप सभी यहाँ फटाफट बताइएगा कि समावेशी शिक्षा जो है 2009 किसकी वकालत करता है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हम। आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा, समावेशी शिक्षा। जो हमारा समावेशी शिक्षा है, ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 समावेशी शिक्षा की क्या करता है, ये वकालत करता है। तो इस अधिनियम के द्वारा क्या करते हैं, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत वे सभी बालक आते हैं जो आपके 6 से कितने होते हैं, 6 से 14 वर्ष तक के बालक होते हैं। 14 वर्ष तक के आयु के बालक होते हैं, ये हमारी समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। और समावेशी शिक्षा होता क्या है, बालक कोई भी बालक हो, निःशक्त बालक हो, दुर्बल हो या किसी भी वर्ग का बालक हो, अक्षमता वाला बालक हो, विकलांग हो, तो सारे बालकों को क्या करेंगे हम, एक ही साथ एक ही छत के नीचे क्या देंगे, शिक्षा देंगे। वही हमारा क्या है, समावेशी शिक्षा है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि डैश यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। तो ऑप्शन नंबर 1 है मुख्य धारा शिक्षा, 2 है विशेष शिक्षा, 3 है बहुसांस्कृतिक शिक्षा, 4 है समावेशी शिक्षा। तो चलिए यहाँ पे देखिए फटाफट से आंसर बताइएगा क्या होगा। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ भी क्या होगा, आपका समावेशी शिक्षा होगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा, क्योंकि अभी अभी हम आपको तुरंत बताए हैं कि कोई भी बच्चा हो उन्हें क्या करेंगे कि नियमित विद्यालय में, देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, नियमित विद्यालय में व्यवस्था में समान शिक्षा। मतलब कोई भी विद्यालय हो, सॉरी कोई भी बच्चा हो, अगर वो विकलांग है या उन्हें कम सुनाई दे रहा है या वो किसी भी तरह का है या वह निःशक्त बालक है या दुर्बल है, तो उन्हें क्या करेंगे, हम एक साथ ही शिक्षा देंगे, किसी को अलग अलग शिक्षा नहीं देंगे। तो ये हमारा क्या है, समावेशी शिक्षा है। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा। नेक्स्ट तीसरा नंबर पूछ रहा है कि एक बालक को चाहिए कि, ऑप्शन नंबर 1 है, वह विशेष संस्कृतियों समुदाय के बच्चों को बढ़ावा दे। एक शिक्षक को, देखिए अगर आप एक शिक्षक हैं उसके लिए है, तो क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िएगा क्या पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर 2 है, वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं तथा विविधता की अनदेखी करे। 3 है, वह संप्रेषित करे कि वह कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है एवं महत्व देती है। 4 है, वह विद्यार्थियों के बीच तुलना को अधिकतम करे। तो फटाफट से आप सभी आंसर बताइएगा, इसे छोटा कर देते हैं, पढ़िएगा आंसर सहित, सॉरी ऑप्शन सहित, तो समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या होगा, फटाफट से आंसर बताइएगा क्या होगा आप सभी। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं, हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल, मतलब ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा कि यह संप्रेषित करे कि वह कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है एवं क्या करती है, महत्व देती है। अगर आप एक शिक्षिका हैं तो आप संप्रेषित करेंगे कि आप कक्षा कक्ष में क्या करती हैं, सभी संस्कृति का क्या करती हैं, सम्मान करती हैं। ठीक है, संस्कृति का सम्मान करना मतलब कि आप जो कम्युनिकेट है, आप कम्युनिकेट करती हैं, किसका रिस्पेक्ट करती हैं एंड वैल्यू करती हैं ऑल कल्चर का, कि इसमें अपने क्लासरूम में जितने भी कल्चर के बच्चे आते हैं, अलग अलग कल्चर के बच्चे आते हैं, मतलब जो आपका कल्चर है, संस्कृति, अलग अलग संस्कृति के बच्चे आते हैं, तो आप यहाँ संप्रेषित करेंगी, क्या करेंगी, संप्रेषित करेंगी, कम्युनिकेट करेंगी कि आप क्या करते हैं, सभी बच्चों की संस्कृति का क्या करते हैं, सम्मान करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब, ऑप्शन नंबर 1 है, वे पाठ्यपुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं। 2 है, वे सैंपल पर अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करते हैं। 3 है, वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। 4 है, शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं व बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है। तो फटाफट से आंसर बताइएगा क्या होगा। तो हम 30 मिनट में 30 क्वेश्चन लेके चलेंगे और उसका हम पूरी तरह से निचोड़ भी निकालेंगे। तो आपको कोई भी 30 मिनट में आपको 30 क्वेश्चन नहीं दे पाएगा, लगभग लोग 15 क्वेश्चन ही देते हैं। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम देखते हैं इसका क्या होगा हमारा। बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब, अब देखिए यहाँ पे पूछा गया कि बच्चे प्रभावी रूप से कब सीखते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि वे पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं, बिल्कुल नहीं। याद करना हमारा क्या है, निगेटिव वर्ड है, तो याद करना निगेटिव वर्ड है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरा देख लेते हैं, वे सैंपल पर अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करते हैं। नकल करना भी क्या हमारा निगेटिव वर्ड है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर हम 3 देखते हैं। वे विभिन्न गतिविधियों में कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या आ गया, सक्रिय आ गया। सक्रिय आपका क्या है, पॉजिटिव वर्ड है। तो आप वीडियो में जाइएगा, वहाँ पे हमने नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड बताया है, आप उसे एक बार पढ़िएगा। फिर उसके बाद अगर ये सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस से तो आप अच्छे से कर पाएंगे और चीज़ आपको समझ में आएगी। चौथा देखते हैं, शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं व बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है। किसी चीज़ को नियंत्रित करना भी हमारा निगेटिव वर्ड है। तो हमें 3 चीज़ें क्या मिल गई हैं, निगेटिव मिल गई हैं और एक पॉजिटिव मिला है, सक्रिय रूप। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका सक्रिय रूप मिल गया है। ये क्या है, हमारा पॉजिटिव वर्ड है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, बच्चों को कक्षा में प्रश्न, ऑप्शन नंबर 1 है पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, 2 है पूछने की अनुमति नहीं देना चाहिए, 3 है पूछने से रोकना चाहिए, 4 है पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो फटाफट से आंसर बताइएगा क्या होगा आप सभी। तो चलिए फटाफट से बताइएगा क्या होगा इसका आंसर। तो चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं कि कक्षा में क्या है कि बच्चों को कक्षा में प्रश्न, अगर बच्चा कक्षा में प्रश्न पूछ रहा है तो देखिए प्रश्न का यहाँ पे बताया गया है। तो पूछने के लिए हतोत्साहित करना, आप कभी भी हतोत्साहित करना क्या है, आपका निगेटिव वर्ड है। कभी भी बच्चे को हतोत्साहित नहीं करेंगे। पूछने की अनुमति नहीं देना, देखिए आप अनुमति नहीं देना, ये ठीक लग रहा है आपको, ठीक है। हम नेक्स्ट देखते हैं। हम आपको एक बार नहीं 1000 बार बता चुके हैं कि आप चारों क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो सबसे स्ट्रांग रहेगा उस पर ही टिक करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको एक पॉजिटिव मिल गया तो आप उस पर टिक करके 2 क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे। पूछने से रोकना, पूछने से रोकना भी हमारा निगेटिव वर्ड आएगा, क्योंकि किसी चीज़ को हमें रोकना नहीं है बच्चे को, मतलब डांट के और किसी बच्चे को दबाव में हमें नहीं रखना है। चौथा क्या है, पूछने के लिए प्रेरित करना। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। देखिए पूछने की अनुमति नहीं देना, ये भी हमारा निगेटिव वर्ड होगा। आप अनुमति दे सकते हैं कि बच्चा आपसे पूछे, तो ये भी हमारा गलत होगा। तो देखिए यहाँ पे हतोत्साहित हो गया आपका निगेटिव वर्ड। अनुमति नहीं देना, अगर मतलब कि आप बच्चे को पूछने के लिए अनुमति नहीं दे रहे हैं, मतलब बच्चा आपसे पूछ नहीं सकता, तो ये भी निगेटिव वर्ड हो गया। पूछने से रोकना, आप यहाँ पे क्या हो गया, निगेटिव वर्ड हो गया। और पॉजिटिव वर्ड क्या हो गया, पूछने के लिए प्रेरित करना। प्रेरित करना हमारा क्या है, पॉजिटिव वर्ड है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 बिल्कुल सही होगा। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, एक सेकेंड, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है। ऑप्शन नंबर 1 है पुनरावृत्ति एवं अभ्यास, 2 है निर्देश एवं संचालन, 3 है अन्वेषण एवं पारस्परिक क्रिया, 4 है कंठस्थीकरण एवं स्मरण। देखिए नहीं पूछा है, ठीक है, आप यहाँ पे याद करिएगा, मतलब इसे ध्यान दीजिएगा, नहीं तो क्वेश्चन आप गलत कर जाएंगे। तो चलिए फटाफट से बताइएगा, पूछा क्या है, मुख्य प्रक्रिया नहीं है, किस चीज़ की नहीं है, सार्थक अधिगम घटित करने की। तो पुनरावृत्ति तथा अधिगम, अधिगम पहले यहाँ पे देख लीजिए आप, अधिगम मतलब सीखना होता है। तो आप सीखेंगे तो पुनरावृत्ति और अभ्यास के द्वारा आप सीख सकते हैं। निर्देश एवं संचालन से भी आप सीख सकते हैं। अन्वेषण एवं पारस्परिक क्रिया करके भी आप सीख सकते हैं। लेकिन ऑप्शन नंबर 4 क्या है, कंठस्थीकरण एवं स्मरण, ये भी हमारा क्या है, निगेटिव वर्ड है। कभी भी हम चीज़ों को कंठस्थीकरण नहीं करेंगे, मतलब रटेंगे नहीं चीज़ों को, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 पे आप टिक करेंगे, ये बिल्कुल सही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ क के बच्चों को स्तंभ ख में उनकी प्राथमिक विशेषताओं के सही मिलान को प्रस्तुत करता है। स्तंभ क, स्तंभ ख। ऑप्शन नंबर 1 है प्रतिभाशाली, 2 है अधिगम असक्तता, 3 है सृजनात्मक, 4 है अवधान कमी अतिसकृत्या व्यतिक्रम। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर स्तंभ ख में है, ए धारा प्रवाह पढ़ने में कमी है, बी समाधानों के बारे में सोच कर सकता है, सी आसानी से विचलित होने की आदत है, डी शीघ्रता से एवं स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता। तो आप इस पे क्या करेंगे, मैं छोटा कर देती हूँ, तो इस पे आप बताइएगा कि कौन मिलान किस में होगा। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 आप देखिएगा और मिलान करिएगा इसमें। तो चलिए हम इसको मिलान कर देते हैं कि आपका कौन सा किस में होगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, ये 1 सही होगा। तो प्रतिभाशाली आपका किस में जाएगा, डी में जाएगा। प्रतिभाशाली आपका डी में जाएगा। प्रतिभाशाली क्या है, शीघ्रता से एवं स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता होती है। अगर बच्चा प्रतिभाशाली है तो उसमें सीखने की मतलब शीघ्रता एवं स्वतंत्रता होती है। अधिगम असक्तता, अगर बच्चा अधिगम में असक्त है तो ये ऑप्शन नंबर ए पे जाएगा। अगर बच्चे में अधिगम असक्तता है तो धारा प्रवाह पढ़ने में कमी, ठीक है, बच्चा पढ़ने में क्या होगा, धारा प्रवाह में पढ़ने में कमी होगी। डी देखते हैं, सॉरी तीसरा देखते हैं सृजनात्मक। सृजनात्मक आपका किस में जाएगा, ये आपका जाएगा बी में।
क्योंकि अगर बच्चा सृजनशील है तो वो मूल समाधान के बारे में क्या करता है, सोच सकता है। ऑप्शन नंबर 4 देखते हैं हम, ये आपका कहाँ जाएगा, सी में। क्या है, अवधान कमी अति सक्रिय व्यतिक्रम है अगर बच्चे में, तो आसानी से विचलित होने की उसमें आदत होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि बच्चों की गलतियां। ऑप्शन नंबर 1 है बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देनी चाहिए। 2 है अधिगम का एक भाग है तथा उसके विचारों की में एक अंतर्दृष्टि देती है। 3 है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है। 4 है प्रदर्शित करती है कि बच्चे कितने लापरवाह हैं। तो फटाफट से आप बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, आंसर क्या होगा, फटाफट से बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या होगा, आंसर होगा, एक सेकेंड रुकिएगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर होगा कि देखिए बच्चों गलतियां, जो बच्चे की गलतियां होती हैं, बच्चे की गलतियां अधिगम का क्या है, एक भाग है। मतलब अगर बच्चा गलती करता है तभी सीखता है, ठीक है। बच्चा क्या करता है, अगर गलती कर रहा है तभी बच्चा सीख सकता है। और बच्चे गलतियां करते हैं तो उन्हें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि बच्चा अगर गलती कर रहा है तो वो नहीं सीख सकता है। बच्चा गलती से ही चीज़ों को क्या करता है, सीख सकता है। तो यहाँ पे देखिए अगर बच्चा गलती कर रहा है तो आप कभी भी उसे निगेटिव में नहीं लेके जाएंगे, हमेशा क्या करेंगे, पॉजिटिव में लेके जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मूल्यांकन को, ऑप्शन नंबर 1 है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। 2 केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए। 3 वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए। 4 एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए। तो फटाफट से आप सभी आंसर बताइएगा क्या होगा इसका। मूल्यांकन को आप सभी क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, मूल्यांकन को। तो यहाँ पे चलिए हम देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, बिल्कुल सही होगा कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए, ठीक है। मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का क्या होना चाहिए, एक भाग होना चाहिए। मूल्यांकन क्या है, एक सतत प्रक्रिया आपकी। मूल्यांकन क्या है आपका, एक सतत प्रक्रिया, ये लिख लीजिएगा, कभी कभी पूछ देता है आपको। ये सतत प्रक्रिया है और यह क्या करती है कि ये सतत का तात्पर्य आपका क्या है कि निरंतर, क्या है, निरंतर। सतत मतलब निरंतर, ठीक है। यहाँ पे ये निरंतर आप लिख लीजिएगा। और इसमें देख लीजिएगा आपकी जो ये मूल्यांकन है, यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर 2 देखिएगा केवल दे दिया, तो मतलब ये आपका गलत हो गया। वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्य पर आधारित होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। और ये ऑप्शन नंबर ये भी आपका गलत होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 है संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम डैश है। ऑप्शन नंबर 1 है एक निष्क्रिय एवं व्यक्तिपरक प्रक्रिया। 2 है जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया। 3 है अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया। 4 है एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया। तो फटाफट से बताया कि जो संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम है, देखिए क्वेश्चन क्या पूछा, आप ध्यान से दीजिए, देखिएगा। संरचनात्मक दृष्टिकोण पूछा आपको, ठीक है। तो फटाफट से बताइएगा क्या होगा। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारा संरचनात्मक दृष्टिकोण है वो एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है। सक्रिय, देखिए आपको यहाँ पे सक्रिय आ गया, आपका ये पॉजिटिव वर्ड आ गया, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे टिक लगा देंगे। आप यहाँ से भी अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है बिल्कुल समझ में, तो आप यहाँ से भी अपना आइडिया लगा सकते हैं। निष्क्रिय आपका क्या हो गया, निगेटिव वर्ड हो गया, गलत हो गया। जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया, मान लीजिए ये आपको क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आ रहा है, तो ये एक ऑप्शन तो आपका बिल्कुल गलत हो गया। आपका यहाँ पे सक्रिय दिख गया, तो ये क्या हो गया, आपका सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 है जब शिक्षक को विद्यार्थी एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी, ऑप्शन नंबर 1 है निश्चिंत हो जाते हैं तथा सीखने के लिए किसी भी तरह का प्रयास करना बंद कर देते हैं। 2 है का उत्साह भंग हो जाता है तथा वे दबाव में आ जाते हैं। 3 है किसी भी रूप से प्रभावित नहीं होते हैं। 4 है सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं। तो फटाफट से आंसर बताइएगा आप सभी, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइएगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि जब शिक्षक को विद्यार्थियों उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास हो, अगर आप एक शिक्षक हैं और आपके विद्यार्थी के बारे में आपको क्या है, सकारात्मक विश्वास है, तब उस समय क्या होता है कि विद्यार्थी क्या करते हैं, सीखने के लिए उत्सुक होते हैं एवं क्या होते हैं, प्रेरित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है कि एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकती है। ऑप्शन नंबर 1 है पाठ्यपुस्तक से एक ही प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के अभ्यास के लिए उन्हें पर्याप्त अवसर प्रदान करके। दूसरा है पाठ्यपुस्तक में दी गई सूचनाओं के कंठस्थी करने पर बल देकर। तीसरा है बच्चों की समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने एवं बहुविकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके। चौथा है आपका पाठ्यपुस्तक के सभी प्रश्नों के व्यवस्थित तरीके से समाधान लिखकर। तो आप फटाफट से आंसर बताइएगा, हम छुटा कर दे रहे हैं इसको। चलिए
अगर आप एक शिक्षक हैं तो बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित आप करेंगे उन्हें, बच्चे को आप यहाँ पे किस तरह प्रोत्साहित करेंगे, ये चीज़ें बताना है। तो हमें चलिए देखते हैं यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या सही होगा। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। आप यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो हमारा एक सेकंड रुकिएगा। यहाँ पे देखिएगा जो पाठ्य पुस्तक है, तो पाठ्य पुस्तक में एक ही प्रकार के प्रश्न का अभ्यास कराना है। ये पाठ्य पुस्तक हमारा क्या है, निगेटिव वर्ड है। यहाँ भी पाठ्य पुस्तक आया, ये भी निगेटिव वर्ड है। यहाँ भी पाठ्य पुस्तक आया, ये भी। और यहाँ पे देखिए 2 निगेटिव वर्ड है ऑप्शन नंबर 2 में। एक कंठस्थीकरण करना भी, यहाँ पे देखिएगा आप, कंठस्थीकरण, ये कंठस्थीकरण भी आपका क्या है, इस पे बल आप नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, वह विधियां जिसके प्रयोग में विद्यार्थी की स्व पहल व प्रयास शामिल है, निम्न में से किसका उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 1 है निगमनात्मक विधि, 2 है अधिगमकर्ता केंद्रित विधि, 3 है परंपरागत विधि, 4 है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। फटाफट से आंसर बताइएगा क्या होगा इसका, क्वेश्चन नंबर 13। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, आपका अधिगमकर्ता केंद्रित विधि बिल्कुल सही होगा यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है। अब यहाँ पे पढ़ना है आपको, देखिए क्या लिखा हुआ है। जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं, तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना है। ऑप्शन नंबर 1 है संज्ञान एवं संवेग संबंधित नहीं है, 2 है आनुवंशिकता एवं पर्यावरण अलग नहीं है, 3 है आनुवंशिकता एवं पर्यावरण संबंधित नहीं है, 4 है संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है। तो फटाफट से आंसर बताइएगा क्या होगा। आप सभी आप आंसर बताते रहिएगा और लिखते रहिएगा कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया है और कितना गलत किया है, जिससे आपको पता चले कि आप कहाँ तक पहुँचे हैं, अभी आपको कितनी तैयारी करनी है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। देखिए संज्ञान एवं संवेग संबंधित नहीं है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपका संज्ञान और संवेग संबंधित है। क्यों संबंधित है, देखिए विद्यार्थी क्या कर रहा है कि अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा है, और तो उसे क्या वो सोच रहा है, यहाँ पे वो संज्ञान कर रहा है, और क्या है पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं है और वो हतोत्साहित महसूस कर रहा है। हतोत्साहित महसूस करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे उसे संवेग आएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर रहा है, वो संज्ञान भी कर रहा है। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पे हैं, तो एक दूसरे से संबंधित हैं, ये सही है। आनुवंशिकता एवं पर्यावरण अलग नहीं है, या आनुवंशिकता पर्यावरण का कोई बात ही नहीं किया गया है। यहाँ भी आनुवंशिकता पर्यावरण है, इसका भी कोई बात नहीं किया गया है। तो हम बचता है हमारा क्या, लास्ट ऑप्शन संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है। तो देखिए यहाँ पे संज्ञान और संवेग कैसे अलग नहीं है, संज्ञान क्योंकि देखिए वो यही सोच भी रहा है कि हम अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, और उसका संवेग भी यही, और वो क्या कर रहा है, हतोत्साहित भी हो रहा है, दोनों चीज़ें हो रही हैं। तो इसलिए उसका संज्ञान भी वैसा ही है और उसका संवेग भी वही है, वो दोनों क्या है, अलग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक सामाजिकरण माध्यम है। ऑप्शन नंबर 1 है विद्यालय, 2 है सरकार, 3 है मीडिया, 4 है परिवार। आपको क्या बताना है, यहाँ पे प्राथमिक सामाजिकरण माध्यम बताना है, ठीक है। फटाफट से बताइएगा क्या होगा। तो यहाँ पे हम चलिए देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, मतलब 4। आपका ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। प्राथमिक सामाजिकरण हमारा परिवार है। बच्चा पहले कहाँ से सीखता है, परिवार से सीखता है, माता पिता सीखता है, उसके बाद विद्यालय से सीखता है, ठीक है। तो प्राथमिक क्या होगा, हमारा परिवार होगा। ऑप्शन अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। चलिए फटाफट से देख लेते हैं। जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि ऑप्शन नंबर 1 है बच्चे की सोच वयस्कों से बेहतर होती है, 2 है बच्चे की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, 3 है बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, 4 है बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होती है। अब यहाँ पे आपको क्या पूछा है, जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव पूछा है। तो फटाफट से आंसर बताइएगा इसका क्या होगा आप सभी। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा, मतलब ऑप्शन नंबर 3, बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से क्या होती है, भिन्न होती है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 में क्या दिया है, बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है, ठीक है। ऐसा हम नहीं मानेंगे कि बेहतर होती है। बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से क्या होती है, वयस्कों से भी भिन्न होती है, बिल्कुल नहीं। ऐसा नहीं है कि अगर कोई बड़ा है तो वो कुछ ज़्यादा सोच सकता है, अगर बच्चा है तो वो उतना ज़्यादा नहीं सोच सकता है, और मात्रात्मक बराबर हो सकती है, ठीक है। बच्चे की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, तो ये बिल्कुल सही है हमारा। वयस्कों की सोच बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होती है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या पूछा है, जेंडर। ऑप्शन नंबर 1 है एक मनोवैज्ञानिक सत्ता है, 2 है एक सामाजिक संरचना है,
3 है एक आर्थिक अवधारणा है, 4 है एक जैविक निर्धारक है। तो फटाफट से आप सभी बताइएगा कि क्या है हमारा जेंडर। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि जेंडर क्या है। तो जेंडर एक आपका यहाँ पे क्या होगा, जेंडर के बारे में हमने आपको बताया था कि जैसे कोई लड़का है या कोई लड़की है या कोई एक तरीके का लिंग है, कोई भी लिंग है, और उसी के प्रति हम क्या करेंगे कि यहाँ पे पहले ऑप्शन नंबर बी आप सही लगा लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, बिल्कुल सही यहाँ पे कि एक सामाजिक संरचना है जेंडर जो हमारा है, इसलिए है कि इसमें क्या होता है किसी एक लिंग को, स्पेशल एक लिंग, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उसे हम क्या कहेंगे अधिक प्राथमिकता देंगे। तो या पुरुष हो या महिला हो, अगर उसे हम अधिक प्राथमिकता दें और लिंग में भेदभाव करें तो ये हमारा क्या है, जेंडर रूढ़िवादिता होता है। तो इस पे हम लैंगिक रूढ़िवादिता को जोड़ के देखा जाता है। तो चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। तो इसमें क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है। ऑप्शन नंबर 1 है संवेगात्मक, बौद्धिक, आध्यात्मिक एवं स्व। 2 है शारीरिक, व्यक्तित्व, आध्यात्मिक एवं संवेगात्मक। 3 है सामाजिक, शारीरिक, व्यक्तित्व, स्व। 4था है शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। उत्तर बताइएगा आप सभी। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 देखिए होगा, पहला शारीरिक, दूसरा संज्ञान, तीसरा सामाजिक और चौथा संवेगात्मक। तो इसमें देखिए कुछ और आते हैं, आपको हम बता देते हैं। जो बालक बालिका होते हैं इनके व्यवहार में होने वाले जो परिवर्तन होते हैं उसी के आधार पे इस विकास को क्या करते हैं हम अंगीकृत करते हैं और कई आयामी में क्या करते हैं, इन्हें विभक्त करते हैं। तो पहला आयाम आपका शारीरिक होगा, दूसरा संज्ञानात्मक होगा, ठीक है, सॉरी, जब हम इसको एक तरीके से क्या एक सीरियल वाइज करेंगे तो पहला शारीरिक होगा, दूसरा मानसिक होगा, मानसिक को हम संज्ञानात्मक बोल सकते हैं, ठीक है, तीसरा आपका सामाजिक होगा, चौथा संवेगात्मक होगा, और जो लास्ट आता है वो आपका लिख लीजिएगा नैतिक विकास होता है, ठीक है। लास्ट में कभी अगर आपको पूछ दिया तो एक लास्ट में याद रखिएगा ये नैतिक विकास, ये भी आपका आता है। तो यहाँ पे एक कम दिया है तो ये भी लिख लीजिएगा, ये लास्ट में आएगा। पहला शारीरिक, दूसरा संज्ञानात्मक, तीसरा सामाजिक, चौथा संवेगात्मक, और संज्ञानात्मक की जगह आपको कभी कभी यहाँ पे मानसिक भी दे सकता है, ठीक है। संज्ञान की जगह आपको कभी क्या दे सकता है, मानसिक भी दे सकता है। तो आप याद रखिएगा, या मैं लिख देती हूँ, आप सभी लिख लीजिएगा। संज्ञान की जगह कभी कभी मानसिक दे देगा, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर 1 है बुद्धि अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है। 2 है बुद्धि एक आनुवंशिक विशेषक है जिसमें मानसिक गतिविधियां जैसे स्मरण एवं तर्क शामिल होती है। 3 है बुद्धि बहुआयामी है जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल है। 4था है बुद्धि अभिसारी रूप से सोचने की योग्यता है। तो आंसर बताइएगा क्या होगा आप सभी। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा कि बुद्धि क्या है, बहुआयामी है। और बुद्धि को बहुआयामी किसने कहा है, तो आप यहाँ पे देखिएगा कि जो हमारी बुद्धि है वो हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार क्या होती है, बुद्धि बहुआयामी है, ठीक है। किसके अनुसार, हार्वर्ड गार्डनर, यहाँ पे लिखिएगा हार्वर्ड गार्डनर, ठीक है। आपको पूछता है कि बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है, तो हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है। जिसमें क्या होता है जिसमें बुद्धि परीक्षण के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यता क्या है, शामिल है। और गार्डनर के अनुसार क्या होता है कि जो प्रत्येक व्यक्ति होता है उसमें क्या होती है कि 7 तरह की बुद्धि होती है। कितने तरह की होगी आपकी, 7 तरह की बुद्धि होती है। और इनमें से कोई एक या अनेक प्रकार की बुद्धि अधिक विकसित हो सकती है आप में, ठीक है। इनका ये कहना है गार्डनर जी का कि आप में 7 तरह की बुद्धि होती है जिसमें से कि एक तरह की बुद्धि या कई तरह की बुद्धि आप में अधिक विकसित हो सकती है। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक सेकेंड। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा है कि प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में, 2 है सक्रिय अन्वेषकों के रूप में, 3 है खाली स्लेटों के रूप में, 4 है छोटे वयस्कों के रूप में। तो फटाफट से आंसर बताइएगा, ये बहुत आसान है आपका, फटाफट से बताइएगा। यहाँ पे आप देखिए, आप यहाँ पे निगेटिव और पॉजिटिव वर्ड जोड़ के भी आंसर दे सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे निष्क्रिय है, निष्क्रिय बिल्कुल गलत हो जाएगा। सक्रिय है, तो आप सक्रिय क्या हमारा पॉजिटिव है, तो हम सही कर सकते हैं। फिर ये दोनों क्या होंगे, गलत हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 21 है
लेवाइगोस्की के अनुसार अधिगम ऑप्शन नंबर 1 है एक व्यक्तिगत गतिविधि है, 2 है एक निष्क्रिय गतिविधि है, 3 है एक अनुबंधित गतिविधि है, 4 है एक सामाजिक गतिविधि है। ठीक है, उत्तर बताइए आप सभी फटाफट से। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि ये क्या है, एक सामाजिक गतिविधि है। कहीं भी वाइगोस्की जी आए तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, सामाजिक गतिविधि जोड़ेंगे। ठीक है, कहीं भी अगर वाइगोस्की आपको दिख जाए तो वहाँ पे आप सामाजिक जोड़ लीजिएगा। लेवाइगोस्की के अनुसार क्या है, अधिगम क्या है, एक सामाजिक गतिविधि है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चे को विशेषित करता है। ऑप्शन नंबर 1 है लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, 2 है विलंबित अनुकरण, 3 है विचारों की अनुक्रमणीयता, 4 है वर्तुल प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 22 आप सभी बताइएगा। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा, विचारों की अनुक्रमणीयता। ठीक है, विचारों की अनुक्रमणीयता सही होगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारा पूर्व क्रियात्मक अवस्था होता है, क्या पूछा आपको, पूर्व क्रियात्मक अवस्था। तो ये पूर्व क्रियात्मक जो अवस्था होता है, एक सेकेंड रुकिएगा, पूर्व क्रियात्मक अवस्था। ठीक है, जो पूर्व क्रियात्मक अवस्था पूछा है वो 2 वर्ष से प्रारंभ होकर कितना चलता है आपका, 2 से आरंभ होकर कितना चलता है, 7 वर्ष तक। ठीक है, ये 2 वर्ष से आरंभ होकर 7 वर्ष तक चलता है। और इस अवस्था को क्या करते हैं हम, 2 भाग में बांटा जा सकता है। कितने भागों में बांटते हैं हम, 2 भाग में बांटते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, तो वो 2 अवस्था क्या है, पहला है पूर्व प्रत्यात्मक काल, लिख लीजिएगा आप सभी, पूर्व प्रत्यात्मक काल। ये जो काल होता है ये आपका लगभग 2 से 4 वर्ष का होता है। ठीक है, 2 से 4 वर्ष आप सभी लिख लीजिएगा। देखिए पूर्व कृत्यात्मक होता है जो 2 से 7 वर्ष का होता है, तो उसी में ये बांट दिया गया है। 2 से 4 वर्ष ये होता है, और जो दूसरा काल आपका आएगा वो आंत प्रज्ञ काल आएगा। ठीक है, आंत प्रज्ञ काल। अगर सही से दिख नहीं रहा है तो आप मैं बोल रही हूँ लिख लीजिएगा। और ये जो काल आएगा ये 4 से 7 वर्ष तक का आएगा। ठीक है, आंत प्रत्यकाल, प्रत्ययी प्रज्ञ काल। ठीक है, और ये जो पूर्व प्रत्यात्मक काल होता है, जो पहला हमने आपको बताया पूर्व प्रत्यात्मक काल, तो इसका एक और नाम है, तो वो आप सभी लिख लीजिएगा कि इसे हम खोज की अवस्था भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, खोज की अवस्था। आप लिख लीजिएगा, इसे खोज की अवस्था भी कहते हैं हम। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 क्या पूछा है कि बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर 1 है बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरणा तथा सीखने के लिए उनकी सक्षमता केवल आनुवंशिकता के द्वारा पूर्व निर्धारित है। 2 है बच्चों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी प्रेरणा एवं अधिगम सक्षमता को निर्धारित व सीमित करती है। 3 है बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए उन्हें पुरस्कृत एवं दंड करना होता है। 4 है सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम है। तो फटाफट से आंसर बताइएगा क्या होगा इसका आप सभी। क्वेश्चन नंबर 23। तो चलिए हम पे देखते हैं, ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही होगा। और आइए कैसे सही होगा देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 में क्या है, सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में क्या है, सक्षम है। तो देखिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित, अब यहाँ पे देखिए ये हमारा स्वाभाविक रूप से प्रेरित हमारा क्या आ गया, पॉजिटिव वर्ड आ गया। अब यहाँ पे निगेटिव वर्ड भी बहुत सारे मिलेंगे आपको, आप देख लीजिएगा कि बच्चे की अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए उन्हें पुरस्कृत दंड करना चाहिए। दंडित करना मतलब ये आपका निगेटिव वर्ड है। ठीक है, बच्चों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी प्रेरणा व अधिगम सक्षमता को निर्धारित व सीमित करती है। सीमित करना ये भी आपका क्या है, निगेटिव वर्ड है। ऑप्शन नंबर 1 क्या दिया है कि बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरणा तथा सीखने के लिए उनकी सक्षमता केवल आनुवंशिकता के द्वारा निर्धारित करती है। देखिए केवल भी यहाँ पे क्या हो गया, निगेटिव वर्ड हो गया। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही होगा, प्रेरित। प्रेरित होना क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव वर्ड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 में क्या पूछा है कि चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम डैश से डैश तक है। ऑप्शन नंबर 1 है अधोगामी शीर्षगामी, ऑप्शन नंबर 2 है अपरिष्कृत स्थूल चालक विकास, परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास, 3 है परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास, अपरिष्कृत स्थूल चालक विकास, चौथा है शीर्षगामी अधोगामी। तो आपको यहाँ पे देखिए क्या पूछा है, क्रम पूछा है, आपको क्रम बताना है। तो उत्तर बताइएगा क्या है, चालक विकास दर की व्यक्ति की विविधताएं का क्या पूछा है, आपका क्रम पूछा है। ठीक है, तो आप क्रम बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 24 फटाफट से बताइएगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा, मतलब 2 सही होगा।
तो 2 में क्या आपका पहले क्या आएगा आपका अपरिष्कृत आएगा, स्थूल आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा परिष्कृत, सूक्ष्म आएगा, स्थूल। स्थूल में बच्चा क्या करता है कि जैसे जब बच्चे क्या करते हैं शारीरिक गतिविधि करते हैं और शारीरिक गतिविधि का नियंत्रण करते हैं इसमें, तो ये क्या करते हैं गतिविधि को कर पाने में शारीरिक संतुलन बनाते हैं और गति को एवं निरंतर पर क्या करते हैं समर्थन हो पाते हैं। जैसे कि बच्चा इसमें क्या करता है चलना, दौड़ना, कूदना। स्थूल में क्या हो गया आपका, स्थूल में आपका हो जाएगा चलना, दौड़ना, कूदना, ये आ जाएंगे। और सूक्ष्म में आपका क्या होगा, जैसे सूक्ष्म में आपका लिखना हो गया, हाथ के द्वारा बच्चा उंगली के द्वारा क्या करता है लिखता है, वस्तुओं को पकड़ता है, तो यहाँ पे लिखिएगा लिखना, वस्तु को पकड़ना, वस्तु पकड़ना, ठीक है। ये सब चीज़ें हमारे किस में आएंगी, सूक्ष्म में आ जाएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 है, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है मध्य बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर 2 है पूर्व क्रियात्मक अवधि, 3 है बाल्यावस्था की समाप्ति, 4 है किशोरावस्था। फटाफट से आंसर बताइएगा क्या होगा आप सभी। 5 क्वेश्चन और बचे हैं, फटाफट से करिएगा आप सभी क्योंकि 30 मिनट से ऊपर जा रहा है। चलिए यहाँ पे क्या पूछा है हम देख लेते हैं कि वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है। वयस्क, अगर आप वयस्क हैं तो इसमें से कौन सी अवधि आएगी, तो बाल्यावस्था तो आएगी नहीं, पूर्व क्रियात्मक अवधि नहीं आएगी क्योंकि पूर्व क्रियात्मक अवधि अभी आप लोगों को हम बताया कि ये कितना होता है 2 से कितना होता है 7 साल होता है, तो इसमें तो ये आएगी नहीं। बाल्यावस्था की समाप्ति भी आपको नहीं आएगी। यहाँ पे क्या आएगा आपका किशोरावस्था, अगर आप किशोरावस्था में है तो आप क्या है वयस्क हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है। 26 में क्या पूछा है कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चे, ऑप्शन नंबर 1 है प्रेक्षणात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए दूसरों का अवलोकन करके सीखते हैं। ऑप्शन नंबर 2 है को उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों के सावधानी पूर्ण नियंत्रण के द्वारा एक विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए अनुबंधित किया जा सकता है। 3 है को पुरस्कार एवं दंड के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए विशिष्ट तरीकों से व्यवहार करने एवं सीखना सिखाया जा सकता है। 4 है ज्ञान को सक्रिय रूप से संरक्षित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। तो आप सभी फटाफट से बताइएगा कि हमारा 26 का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 26 आप सभी बताइएगा, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, जीन पियाजे जी को पूछा है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। कैसे 4 सही होगा, तो आइए हम देखते हैं। यहाँ पे क्या है कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चा, जो जीन पियाजे है उनके अनुसार बच्चा क्या होता है ज्ञान को सक्रिय रूप से संरक्षित करता है, ठीक है। वो क्या करता है जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं वे तथा क्या अन्वेषण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा। ऑप्शन नंबर 4 आप कर लीजिएगा, सही कर लीजिएगा। इसमें देखिए कुछ स्कीम और स्कीमा जैसी चीज़ आती हैं, तो हम स्कीम और स्कीमा आपको एक दिन वीडियो बना देंगे, पढ़ा देंगे, आप इसका ऐसे कर लीजिएगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27 क्या पूछा है कि मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आसपास करते हैं उन्हें ले वाइगस्की क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है व्यक्तिगत वार्ता, 2 है भ्रांत वार्ता, 3 है समस्यात्मक वार्ता, 4 है अहम केंद्रित वार्ता, ठीक है। यहाँ क्या पूछा है कि मौखिक संवाद मतलब जो बच्चे अपने आप से बात करते हैं, ये चीज़ आपको पूछा है। तो फटाफट से बताइएगा क्या होगा। जब बच्चा अपने आप से बात करेगा तो वहाँ पे कौन सा संवाद होगा या कौन सा वार्ता होगा, कौन सा वार्ता होगा। तो आइए हम देखते हैं जो लेवाइगस्की हैं, लेवाइगस्की के अनुसार क्या होता है कि जब बच्चा बात करेगा तो हमारा क्या होगा व्यक्तिगत वार्ता होगा क्योंकि वो खुद से वहाँ पे बात कर रहा है, ठीक है। और उन्हें लेवाइगस्की क्या कहेंगे, व्यक्तिगत वार्ता कहेंगे। और इनके अनुसार क्या है कि जो बच्चे होते हैं ना वो भाषा का प्रयोग न केवल समाज संप्रेषण के लिए करते हैं लेकिन क्या करते हैं स्वनिर्देशित तरीके से कार्य करने के लिए भी करते हैं, मतलब अपने तरीके से भी कार्य करने के लिए भाषा का क्या करते हैं प्रयोग करते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 28 है। खिलौने पहनावे की वस्तुएं घरेलू सामग्रियां व्यवसाय एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है। अभी हमने आपको लिंग के बारे में बताया है, तो आप देखिएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 है जेंडर रूढ़िवादिता, 2 है जेंडर सिद्धांत, 3 है जेंडर प्रासंगिकता, 4 है विकसित जेंडर पहचान। बताइएगा फटाफट से उत्तर। इसके पहले हमने आपको जेंडर रूढ़िवादिता बताया है, क्या बताया हमने आपको। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होगा जेंडर रूढ़िवादिता। क्यों सही होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं लिंग के अनुसार इन्हें क्या कर रहे हैं प्रदर्शित कर रहे हैं
कि तो हम लिंग के अनुसार किसी चीज़ को लड़का या लड़की ऐसे प्रदर्शित करें, या लड़का को हम अच्छा बताया, या खिलौने पहना वस्तु, कुछ भी चीज़ें हो गई, अगर हम लिंग के साथ संबंधित करना करते हैं तो क्या होता है, जेंडर रूढ़िवादिता को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 सही होगा हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 29 है, एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है, ऑप्शन नंबर 1 है उसकी उपेक्षा करनी चाहिए, 2 है उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, 3 है उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए, 4 है उन्हें अस्वीकार करना चाहिए। तो फटाफट बताइएगा। अब यहाँ पे देखिए नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड है, आप देख के बताइएगा क्या हो सकता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या होगा कि एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बच्ची अपने साथ अनुभव लाती है, तो आप क्या करेंगे? अगर उसके पास कोई अनुभव है, एक टीचर है, तो आप क्या करेंगे? उसकी क्या उसकी उपेक्षा करेंगे? बिल्कुल नहीं। उस पर ध्यान नहीं देंगे? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं ध्यान देंगे? अगर उसके पास अपना अनुभव है तो क्या करेंगे आप उसे? तो उन्हें क्या करेंगे? अस्वीकार करेंगे? बिल्कुल नहीं। अगर बच्चे के पास अनुभव है तो आप उन्हें अस्वीकार बिल्कुल भी नहीं कर सकते। उन्हें क्या करेंगे? आप शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। ठीक है, उन्हें शामिल करेंगे, उनके अनुभव को देखेंगे और क्या करेंगे? उन्हें अपने शामिल करेंगे और उनका क्या करेंगे? संचय करेंगे। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट क्या हमारा। क्वेश्चन नंबर 30 है, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए, वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए जरूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोहल वर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर 1 है सामग्री क्रम नियंत्रक अभिविन्यास, 2 है दंड एवं आज्ञापालन अभिविन्यास, 3 है सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, 4 है यांत्रिक उद्देश्य अभिविन्यास। फटाफट से बताइएगा कि क्या होगा आप सभी। तो यहाँ पे देखिए क्या करता है, वो चोरी करता है, लेकिन वो चोरी करता है फिर भी वो डरता है। क्यों डरता है? तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे क्या हमारा आंसर होगा। आंसर होगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 2 दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास। वहाँ पे बच्चा डरता है कि अगर हम दवाई की चोरी करेंगे तो हमें क्या होगा? दंड मिलेगा, और क्या होगा कि हमारा आज्ञा पालन का क्या होगा? अवहेलना होगी, या फिर एक तरीके से आप यहाँ पे कह सकते हैं कि वो ये समझता है कि अगर हम आज्ञा पालन नहीं करेंगे, वो एक तरीके से बच्चा यहाँ पे नियम कानून को तोड़ता नहीं है। नियम कानून को तोड़ने से उससे होने वाला जो उसका दुष्परिणाम है, या उससे मिलने वाला उसको जो दंड है, उस चीज़ों को क्या करता है यहाँ पे समझता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 30 क्वेश्चन हो गया है, और आप सभी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लिया करिए, क्योंकि यार बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं हम। और इतना जल्दी जल्दी मतलब मैं 30 मिनट में 30 क्वेश्चन, आप किसी भी यूट्यूब चैनल पे चले जाइएगा, वहाँ पे आपको 30 मिनट में 30 क्वेश्चन नहीं देंगे, बहुत करेंगे आपको 15 क्वेश्चन देंगे। और मैं पूरा डिटेल्स बताती हूँ आपको 30 जल्दी जल्दी में 30 क्वेश्चन में आपको 30 मिनट में 30 क्वेश्चन देती हूँ। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करिए आप सभी, और लाइक भी कर दिया करिए, और अपने दोस्तों फ्रेंडों में शेयर भी किया करिए, ताकि हम आपको और वीडियो लाए तो आप तक जाए और लोगों तक भी हमारी वीडियो पहुँचे। तो चलिए थैंक यू। हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से लाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। खत्म हुआ। एक दिन में 3 पेपर पढ़ाना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जा रहा है।